मगध डायनेस्टी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोग, एक नहीं 1 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें बनते हैं आप लोगों के, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का। और इसमें आप लोगों के स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इसमें कैपिटल्स हैं कुछ, आप लोगों के स्तूप्स होते हैं, आप लोगों के स्तंभ होते हैं, वहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है। तो आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष किस तरह हुआ था, राइज ऑफ मगध एंड मौर्य डायनेस्टी के बारे में आज लोग पढ़ेंगे। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में छोटी सी बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी है, इसका जो टाइम पीरियड था, मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड बताइए जल्दी के जल्दी। आप लोगों को बताया था मैंने परसों, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी वो बता सकते हैं। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, उसी से गैस लगा लिया करो। 323 में। और कब तक चलेगा ये शासनकाल आप लोगों का, 185 बीसी तक चलेगा। बस आप लोगों को 1-2 दिन ही रहेंगे ये वाली क्लासेस, उसके बाद कंप्लीट है आप लोगों का, ठीक है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा आप लोगों को। रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ लेना जितने भी आप लोगों ने पढ़ने हैं, ड्राइव्स में अपलोड हो जाएंगे। कल एंशिएंट के हो गए, आज मेडिवल के मिल जाएंगे आप लोगों को। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। तो पहले आप लोगों को मैंने जैसे राजवंश पढ़ाए कि राजवंश इससे पहले कौन कौन से आए, किन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया और कैसे कैसे। आप लोगों का जो मौर्य डायनेस्टी था, एक जमीन से शीर्ष के ऊपर या एक ऊंचाई के ऊपर कैसे ये पहुंचा। मौर्य डायनेस्टी का आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के साथ भी संबंध है, सिरमौर जानते हैं आप लोग। और मौर्य डायनेस्टी ही आप लोगों की एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर इंडिया में अधिकार किया था। बट चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में सिर्फ उससे एक ऐसा देश था जो कि उससे नहीं जीता गया था, ये एक ऐसा शहर था जिसका नाम था कलिंगा। कलिंगा को जीतेगा आप लोगों का अशोक, जो कि उसका होगा पुत्र का पुत्र, ओके, पोता। कलिंगा वार को जीतेगा अशोक, और अशोक की लाइफ की एक ही वार होती है जिसे कहा जाता है कलिंगा वार। और कलिंगा वार में वो वहां की जो राजकुमारी होगी उसके साथ युद्ध करेगा, सॉरी शादी करेगा। और आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि कलिंगा वार के बाद ही आप लोगों का जो अशोक रहेगा वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा। और कलिंगा वार किस कारण हुई थी, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों को। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जो कलिंग डायनेस्टी थी, उनसे जो आप लोगों का अशोक था, उसने सिर्फ कुछ एक एलिफेंट्स की मांग की थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिस कारण वहां पे कलिंगा वार हो गई, जिसमें आप लोगों के 1 लाख से ज्यादा सैनिक उनके मारे गए थे, ठीक है। तो जिसको देख के उसको काफी प्रॉब्लम हुई थी या उसको दुख हुआ था, जिस कारण उसने कंप्लीट कर दिया था वहां से छोड़ना, या आप लोगों की जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, और आप लोगों की जितनी भी लड़ाई वगैरह थी सबको छोड़ दिया था, ओके। तो यहाँ से ही आप लोगों का मौर्य चंद्रगुप्त से स्टार्ट होगा और अशोका से खत्म होगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यही हम जानेंगे। किसी भी डायनेस्टी से अगर आप लोगों ने जानना है या किसी भी डायनेस्टी को अगर पढ़ना है, तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस डायनेस्टी में जो भी आप लोगों का वंश था उसके सोर्सेस क्या थे, कहाँ से आप लोगों को पता चला कि ये सोर्स, कि ये जो आप लोगों की डायनेस्टी थी ये यहाँ तक आई है और कैसे यहाँ तक पहुंची है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो सोर्सेज किसी को पता है क्या है आप लोगों के मौर्य डायनेस्टी तक आने के? तो एक आप लोगों का लिटरेसी का है, सबकी मीटिंग आईडी कनेक्ट है, किसी की मीटिंग आईडी सबकी कनेक्ट है ना, की मीटिंग आईडी कनेक्ट नहीं हो रही, रुकिए यार, की आ गई क्या, जस्ट 1 मिनट रुकेंगे, ओके। कि जहां से आप लोगों को पता चला कि मौर्य डायनेस्टी भी कोई चीज थी। एक तो वो आप लोगों का जैन धर्म और बुद्ध धर्म, बट इनका उल्लेख हम करेंगे नहीं इसमें, बिकॉज हमारे पास कुछ साहित्यिक स्रोत होने वाले हैं इसमें, ठीक है, इन्हें आप लोग कहते हैं लिटरेरी। नोट डाउन करते रहिए, अगर किसी को नहीं पता चलता है इनसे तो प्लीज आप लोगों के पास ऑलरेडी इनके नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। क्लास नहीं लगवा सकते हैं तो प्लीज नोट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत आप लोगों के क्या होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया जा रहा है, बट क्लासेस लगवा लेंगे आप लोग तो जब एग्जाम में बैठे होंगे, तो जो 4 ऑप्शन आप लोगों को वहां पे दिखेंगे तो इतना कंफर्म होगा उनमें से एक ऑप्शन आप लोगों को माइंड में रहेगा कि हाँ ये उस समय बताया गया था। तो क्लासेस अटेंड करने का यही फायदा होता है। तो साहित्यिक स्रोत आप लोगों के बताना चाहूंगा कौन से थे। पहले आप लोगों का था, बुक से ही बात की जाएगी हमारी,
कौन कौन सी बुक से आप लोगों को पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टी आप लोगों की थी? तो पहली आप लोगों की बुक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए जल्दी। आप लोगों ने इन चीजों का आंसर देना है जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है इनमें, तक्षशिला है या नालंदा है, जल्दी बताओ। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, सॉरी हिमाचल नहीं, भारत या इंडिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तक्षशिला उस समय मगध में काफी फेमस था आप लोगों का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने मुझे इस चीज का आंसर देना है कि तक्षशिला भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ओके, कहाँ पे है तक्षशिला भारत में? अच्छा, भारत में आपका पाकिस्तान आ गया। नालंदा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी उस समय की आप लोगों का जो था वो तक्षशिला था, बट भारत विभाजन होने के बाद जो आप लोगों का तक्षशिला है वो चला गया पाकिस्तान में। तक्षशिला बिहार में कब से आ गया? नालंदा। अभी भारत की जो प्राचीन यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों की नालंदा है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये आप लोगों की पाकिस्तान में चली गई है सिंध प्रांत के कारण, और ये आप लोगों का भारत में ही है। आप इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चंस के ऊपर आइए। अर्थशास्त्र जो आप लोगों का है स्रोत, यहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का साहित्यिक स्रोत कौन कौन सा था। इस साल का एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो दे रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा और तक्षशिला। तो आप तक्षशिला के ऊपर आंसर लगा के आ जाते हो और हो गया एसएससी सीएचएसएल आप लोगों का। ठीक है, समझ गए जिन्हें कहा गया है। प्लीज क्लास अटेंड कर लिया करें हिस्ट्री की भी, आप लोगों को आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। लिटरेसी आप लोगों, सॉरी लिटरेरी आप लोगों का जो है साहित्यिक स्रोत है, जो आप लोगों की अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य का एक अन्य नाम था जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और आप लोग इनको चाणक्य के नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, चाणक्य के द्वारा इसको लिखा गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त, ये भी आप लोग जानते हैं। तो बताइए आप लोगों का अर्थशास्त्र क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड था ये उस समय? इसको तो आप लोग आंसर दे सकते हो बहुत आसान से। अर्थशास्त्र, क्या बात है, सबका सेम आंसर आ रहा है, गलत। किसी और का आंसर है इसके अलावा? पॉलिटिक्स बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक्स, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, अर्थशास्त्र को आप लोगों ने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं मानना है। ठीक है, आप लोगों का जो ये अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है वो आप लोगों का राजनीति से संबंध है, जिसे आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल। वहां पे पॉलिटिक्स भी होगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। पॉलिटिकल, ठीक है, सब्जेक्ट आप लोगों का पॉलिटिकल था। ये आप लोगों को ये चीज बताने के लिए इसलिए है, इसका इससे संबंध नहीं है। बट वहां पे मौर्य डायनेस्टी के बारे में पूरा बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। एमए पॉलिटिकल साइंस या आप लोग एमए का नेट देते हो तो वहां पे ये क्वेश्चन पहला ही ये पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सेकंड बुक है आप लोगों की, प्लीज बताते रहना, आप लोगों की बुक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। इंडिका को किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था भारत, और ये किसका राइटर हुआ करता था, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य। बताओ इसका संबंध किससे था, कहाँ से था ये? ईरान से था, प्रशिया से था, यूनान से था, या ग्रीक से था? ग्रीक राइटर था। और जब ये ग्रीक राइटर था उस समय वहां का
शासक कौन हुआ करता था? यूनानी, सेल्यूकस। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में किसी तरह की कोई संधि या किसी तरह का कोई वार हुआ था क्या? इट मीन आप लोगों को अच्छी तरह से आता है ये जो पाठ है मौर्य गुप्ता का। कोई वार हुआ था उनके बीच में या किसी प्रकार की कोई संधि हुई थी? ओके, आगे बढ़े फिर इसके ऊपर। कोई बात नहीं, किसी का कुछ भी डाउट होगा वो आगे समझ जाएंगे आप लोग। इंडिका लिखी गई थी आप लोगों की मेगास्थनीज के द्वारा, तो प्लीज लिखते रहिए आप लोग। महाभाष्य, इंडिका में भी आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इसके बाद आप लोगों का महाभाष्य आता है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योग गुरु समझते हैं आप लोग इनको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का मुद्रा राक्षस आएगी बुक। ये बुक्स के नेम है जो कि हमें बताते हैं आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मुद्रा राक्षस आप लोगों की जो लिखी गई थी, जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कल्प सूत्र। जो कल्प सूत्रा थी आप लोगों की, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भद्र बाहु के द्वारा लिखी गई थी। भद्र बाहु के द्वारा, एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो हिस्ट्री आप लोग लाइटली इस कारण मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से कुछ एक स्टूडेंट है जिनके एग्जाम में हिस्ट्री 20 मार्क्स की आएगी, कुछ एक स्टूडेंट में 5 से 10 के मार्क्स की आएगी, और बाकी स्टूडेंट में 3 to 5 क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, जो तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट मैंने अभी तक आप लोगों को करवाए हैं। एक है आप लोगों का कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, तो ये याद रखना आप लोगों ने, सोमदेव के द्वारा इसको लिखा गया था। ओके। और एक है आप लोगों का चरक संहिता। ये बताओ किसने लिखी है? इसके बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। चरक संहिता, इसके पहले 4-5 वर्ड ही आप लोगों को बता रहे हैं किसने लिखा है, तो चरक के द्वारा ही इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये माइंड में आप लोगों ने रखना है, वेरी गुड। ओके, तो ये आप लोगों के थे साहित्यिक स्रोत। यहाँ से हमें पता चलता है मौर्य डायनेस्टी आप लोगों की भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। उसका क्या शासन काल था, किस तरह उसका आगमन हुआ और किस तरह उसका पतन हुआ, ठीक है। 323 में किस तरह वो आई आप लोगों की, और किस तरह 185 बीसी में इसका मतलब कि टोटल ही खत्म हो गया और नए एक वंश की स्थापना हुई। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के ऊपर, तो आप लोगों ने देखना है। इसके बाद आप लोगों के आर्कोलॉजिकल स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी। जो स्टार्टिंग में आप लोगों को अलग से चीजें करवाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बीच में जो चीज होगी वो आप लोगों की जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को अपने आप बता दिया जाता है। तो आप लोगों ने ये याद रखने हैं कि जो आप लोगों के पुरातात्विक स्रोत थे, उनमें से आप लोगों को कौन कौन सी चीजें पता चलती हैं मौर्य काल के बारे में। तो आप लोगों को पता है जितने भी अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, वो सबसे ज्यादा आप लोगों को मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। तो याद रखना आप लोगों ने, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के अभिलेख, हिंदी वाले लिख लेना साथ साथ, अशोक के अभिलेख। प्लीज कॉपी रखा करो अब जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आप लोगों के ओल्डेस्ट अभिलेख किसके हैं, या सबसे प्राचीनतम जो भी लेख हैं आप लोगों के अभिलेख हैं वो किसके हैं। तो याद रखना आप लोगों ने, अशोक के। क्वेश्चन एक और ये पूछा जाता है कि जितने भी अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे वो किस कहाँ से उसने कौन सी लिपि में लिखे थे। तो एक आप लोगों की खरोष्टी लिपि थी। बताओ खरोष्टी लिपि भारत में कहाँ से आई थी? और दूसरी आप लोगों की ब्रह्म लिपि थी। इन दोनों लिपियों में ही इस पर्सन के द्वारा अपने अभिलेखों को खुदवाया गया था या लिखवाया गया था।
कल मैंने आप लोगों को बताया था खरोष्टी लिपि कहाँ से आई थी। जब फर्स्ट अटैक हुआ था भारत के ऊपर, उनके द्वारा इसको लिया गया था, जो आप लोगों के कौन थे, ईरानी थे। ठीक है, दारा प्रथम जी। आ जाता है क्वेश्चन आप लोगों ने इनके बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके ऊपर। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभिषेक सॉरी जो इसके अभिलेख थे अशोक के, उनको पढ़ा किसने था। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जो इसको डिस्क्राइब किया गया था 1836 में, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको किया गया था। और आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के द्वारा खुदवाए गए कितने शिलालेख थे या अभिलेख थे। अभिलेख आप लोगों के अलग होंगे, अभिलेख तो दो ही थे इसके। शिलालेख कितने थे इसके द्वारा करे गए। यार बच्चे आज भी थालियां बजा रहे हैं बाहर। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताइए जल्दी, कितने थे। 14। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, 14 स्टोन एडिक्ट, जिन्हें कहते हैं आप लोग शिला लेख। इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए ये सारे। इनमें से कुछ है कि इम्पोर्टेंट है, पूरे नहीं है इम्पोर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना पता है कि ये 14 थे, तो इनमें से बताओ कि सबसे लंबा कौन सा था, जिसके ऊपर ज्यादा ही लिखा गया था। और इसके स्तंभ लेख थे वो आप लोगों के ओनली 7 थे। 7 पिलर्स या स्तंभ लेख। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना, जो इसके 14 शिलालेख थे या स्टोन एडिक्ट थे। 7th इसका सबसे लंबा था। ठीक है, बढ़िया है। तो याद रखना आप लोगों ने, जो इसका फर्स्ट था, नोट डाउन करते रहना, ऐसे फर्स्ट लिख लो, उसके आगे कौन कौन सा था। तो प्लीज आप लोगों ने, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा कौन से शिलालेख में ये बात कही गई थी। तो प्लीज आप लोग लिखिए ये चीज। जो इसका जो फर्स्ट था उसमें इसने लिखवाया था कि ऑल द सिटीजन आर लाइक माई चाइल्ड। ठीक है, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। ये अशोक के द्वारा कौन से शिलालेख में लिखवाया गया था। तो फर्स्ट शिलालेख में उसके द्वारा यही लिखवाया गया था। तो इसके बाद इसने जो आप लोगों के एनिमल सेक्रीफाइस होता है, यानी कि पशु बलि, उसके ऊपर भी प्रतिबंध कर दिया था। आप लोगों ने ध्यान रखना इसका, एनिमल सेक्रीफाइस के ऊपर भी, या पशु बलि जो होती है, इसके ऊपर प्रतिबंध इसका अभिलेख में वर्णन मिलता है फर्स्ट में ही। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी आप लोगों के जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, ये पहला एक ऐसा इंसान था जिसके द्वारा वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए इनके द्वारा नेशनल पार्क भी बनाए गए थे। तो याद रखना आप लोगों ने इनके बारे में कि वन्य जीव संरक्षण जो आप लोगों के होते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वो भी इसके द्वारा ही किया गया था। भारत का पहला ये अशोका ही था वो संरक्षण। कभी भी जाएंगे आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ये चीज सारी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बताइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप लोगों की किसके अंतर्गत आती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ा था ना ये चीज, कुछ कहीं तो याद होगी आप लोगों को। इन सिटू और एक्स टू इन्वायरमेंट के लेक्चर किस किस पर्सन ने अटेंड किए थे। क्वेश्चन आएगा सीधा पहला ही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस में आते हैं, जू किस में आते हैं, आप लोग के नेशनल पार्क्स किस में आते हैं। फर्स्ट में आएगा ये। ठीक है, ओके।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप लोगों की आती है INS2 के अंतर्गत, ठीक है। एनवायरनमेंट के चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को इनके आंसर मिल जाएंगे कि मैं किस बारे में आप लोगों से कह रहा था। जो इसका सेकंड अभिलेख आप लोगों का आएगा उसमें क्या क्या बता रखा होगा, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही बताता जाता हूँ। जो इनका सेकंड था उसमें ये प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, वेलफेयर फॉर सिटीजन, वेलफेयर वर्क जितने भी किए गए थे आप लोगों के वो सिटीजन के लिए इनके द्वारा किए गए थे। सेकंड अभिलेख में उसका वर्णन मिलता है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है मानव एवं पशु चिकित्सा, ह्यूमन एंड वेटनरी मेडिकल साइंस के बारे में भी इसने डिस्कशन किया था। ह्यूमन एंड वेटनरी मेडिकल साइंस, ठीक है, मानव एवं पशु चिकित्सा, इसका वर्णन सेकंड वाले में है। इसके बाद यहाँ से इसका थर्ड होगा। थर्ड में आप लोगों ने ध्यान रखना है रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण, थर्ड वाला है जो आप लोगों का, उसमें है आप लोगों का रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण। ओके, ब्राह्मणों का आदर करना। इसके बाद जो रहेगा वो आप लोगों का रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्य, जिसे आप लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसका वर्णन इसमें रहेगा। जो इसका फोर्थ शिलालेख है आप लोगों का, किसी तरह का भी उससे क्वेश्चन कभी आया नहीं है तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जो इसके बाद आप लोगों का फिफ्थ रहेगा उसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी धर्म मंत्री होंगे उनकी अपॉइंटमेंट, धर्म मात्य जो आप लोगों के होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म या धर्मा मिनिस्टर्स, ठीक है। जो आप लोगों का सिक्स्थ है, याद रखना इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी। जो आप लोगों का सेवंथ है उसमें सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा कौन सा है आप लोगों का। तो अभिलेख जो इसका सबसे ये लंबे वाला है या शिलालेख है जो इसका, वो सेवंथ रहेगा। यहाँ से सीधा पहला यही क्वेश्चन होता है। और उसके बाद इसके द्वारा एक और चीज की जाएगी, वो है आप लोगों का कि मानव सॉरी कंट्रोल योर या आवर माइंड एंड सोल, ठीक है। मस्तिष्क एवं आत्मा के ऊपर नियंत्रण का वर्णन इसके सेवंथ शिलालेख में मिलेगा। इसके बाद ना आपको आठवां आएगा, ना नौवां आएगा, ना दसवां आएगा, लास्ट आप लोगों का सीधा आएगा इसके बाद 11वां। इसके ऊपर आप लोगों के इसके द्वारा जितनी भी विजय, धर्म विजय इसकी, ठीक है, नो कोई और विजय नहीं, धर्म विजयों का वर्णन 11th में आप लोगों को देखने को मिलेगा, का वर्णन या विवरण, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्म विजय ऑफ अशोका, वो आप लोगों का 11th है आप लोगों का। और इसके बाद आप लोगों का होगा 13th, जो 13वां है, उसमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलेगा आप लोगों का या वर्णन मिलेगा, विवरण या वर्णन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलिंगा वार या आप लोगों का डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा वार। और जो इसका लास्ट होगा 14th, उसमें समझ ही सकते हैं कि इसका जो धार्मिक जीवन है, क्योंकि इसके बाद इसने अपना लिया था किसको, बौद्ध धर्म को, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। और आप लोग एक और चीज का आंसर दीजिए मुझे कि अशोक के द्वारा कितने धर्मों का पालन किया गया था, या अशोक कितने धर्मों को फॉलो करता था। पढ़ा होगा आप लोगों में से किसी ने, इससे क्वेश्चन तो बनता नहीं है वैसे, बट फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने हमेशा इस चीज का, जो आप लोगों का अशोक था, अशोक के द्वारा 3 धर्मों को फॉलो किया गया था, 3 धर्म, ठीक है। 3 धर्म में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से थे आप लोगों के। जो इसका पहला था
वो शैवल्य था। शैवल्य का मतलब होता है शिव की पूजा करता था। उसके बाद आप लोगों को पता है, और शिव की पूजा कब तक करता था, जब ये कलिंगा वार से पहले पहले। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो पर्सन है इसके द्वारा शिव पूजा के बाद इसने, सॉरी, कलिंगा वार के बाद कौन सा इसने धर्म को अपनाया था, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस पर्सन के द्वारा उस समय जो धर्म अपनाया गया था वो था आप लोगों का बौद्ध धर्म। ओके, तीसरा धर्म बताओ कौन सा था आप लोगों में से अगर किसी ने पढ़ा है। बिंदुसार के द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया था। हम्म, बिंदुसार के द्वारा किया। अच्छा, बिंदुसार ने जैनिज्म को किया था। बिंदुसार का चैप्टर करवाया था मैंने आप लोगों को, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई थी। हम्म, किसी ने नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। आजीवक संप्रदाय, आया याद कुछ? जी, आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार इसका पहला अनुयायी हुआ करता था। जैन धर्म आप लोगों को बताया था मैंने कि जो जैनिज्म थे आप लोगों के महात्मा महावीर, उनके साथ एक पर्सन मिला था उनको जो पहला था। ठीक है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है उनका क्या नाम था। ठीक है, तो जब वो उनको मिला था तो उसने 6 साल तक उनके साथ तपस्या की थी। बट बाद में वो पर्सन उनको छोड़ के एक नए धर्म की स्थापना करता है जिसे कहा जाएगा आप लोगों का आजीवन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आजीवक संप्रदाय। तो यहाँ से आप लोगों का अशोका के बारे में या आप लोगों के मौर्य डायनेस्टी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते थे आप लोगों के, कि यहाँ यहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि ये सब चीजें हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों के पिलर्स भी होंगे, सॉरी ये तो भूल ही गया, स्तंभ। पिलर्स होंगे आप लोगों के, स्तंभ लेख हैं जो आप लोगों के, उसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन आता है कि टॉपरा पिलर्स कहाँ पे था पहले। तो टॉपरा पिलर्स था आप लोगों का, वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। ठीक है, जो स्तंभ लेख था आप लोगों का टोपरा, ये आप लोगों का कहाँ पे था, खुदवाया गया था आप लोगों का अंबाला में। बट बाद में इसको ले जाया गया कहाँ पे, दिल्ली में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों का कि जो आप लोगों का टोपरा पिलर्स था, इसे अंबाला से दिल्ली में किसने स्थापित किया था या स्थानांतरित किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर वाला जो पर्सन था, याद है इनके बारे में पढ़ाया था मैंने। इसके बाद आप लोगों ने मेरठ वाले का याद रखना है, एक मेरठ पिलर भी था, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। इसको भी शिफ्ट करवाया गया था, ये कहाँ पे था आप लोगों का, मेरठ में था, बट इसको भी शिफ्ट करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, कहाँ पे, दिल्ली में ही शिफ्ट करवाया गया था। ये बताओ जरा, सारनाथ पिलर से आप लोग क्या समझते हैं? सारनाथ जो आप लोगों का पिलर है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ से क्या क्या चीजें भारत सरकार के द्वारा उठाई गई हैं या लगाई गई हैं। ओके, तो पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है जो आप लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ पिलर से ही है। और उसके बाद आप लोगों का अशोक स्तंभ के नाम से आप लोग जानते हैं जो आप लोगों का राष्ट्रीय पिलर है। आया समझ कुछ? अशोक स्तंभ। ठीक है, ये आप लोगों का सारनाथ पिलर से ही लिया गया है या वहीं से उठाया गया है। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन एक और आएगा, ये सब चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताती हैं। बट ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज आप लोगों की है। इसके बाद आप लोगों का रहेगा इलाहाबाद स्तंभ या पिलर। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था आप लोगों का। ठीक है,
कौशाम्बी। और अभी कहाँ पे है आप लोगों का ये? इलाहाबाद किले में ही है। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं, ये वाले जो मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो इलाहाबाद का स्तंभ है, रानी का स्तंभ या रानी का अभिलेख, कुछ भी आप लोग इसे कह सकते हैं। रानी का अभिलेख भी कह सकते हैं आप लोग, इसे इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर कितने शासकों के द्वारा इसको खुदवाया गया है या इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखवाया गया है या बनवाया गया है। तो आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट आप लोगों का जो रहेगा इसमें अशोका ही रहेगा या अशोक रहेगा। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी का आप लोगों का समुद्रगुप्त, इसका वर्णन भी आप लोगों को इसके ऊपर मिलने वाला है, समुद्रगुप्ता के ऊपर। एंड थर्ड आप लोगों का रहेगा जहांगीर। जहांगीर का क्वेश्चन सीधा आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका इलाहाबाद स्तंभ के साथ क्या संबंध है। जहांगीर का आप लोगों का ये संबंध है कि इस पिलर्स के ऊपर जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बारे में वर्णन किया है। जो इसका राज्याभिषेक हुआ था उसके बारे में जो वर्णन हुआ था आप लोगों का,